काफी सारे आर्टिकल देखे कि थाईलैंड और मलेशिया वो दो नई साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं विच एक्सप्रेस्ड देयर इंटरेस्ट इन जॉइनिंग द एक्सपेंडेड ब्रिक्स ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज। आखिर क्या है ये ब्रिक्स? कैसे कोई कंट्री इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है और कैसे नॉन इकोनॉमिस्ट इसे G7 से कंपेयर करते हैं? ब्रिक्स का विस्तार एवं आधुनिकीकरण इस बात का संदेश है कि विश्व के सभी इंस्टीट्यूशंस को बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए। ये एक ऐसी पहल है जो 20वीं सदी में स्थापित अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए एक मिसाल बन सकता है। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टॉपिक्स। मेरा नाम है नवीन कुमावत। बात है 2001 की, जब पहली बार ब्रिक टर्म यूज की गई बाय जिम ओ नाइल, जो एक कंपनी में एज अ थिंक टैंक और एज एन इकोनॉमिस्ट काम किया करते थे टू डिस्क्राइब द 4 रैपिडली डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। एट फर्स्ट दीज कंट्रीज यूज्ड टू मीट ओनली एट यूनाइटेड नेशंस, और जब 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 61st मीटिंग हुई, उस टाइम पहली बार इस टर्म की कल्पना की गई। और फिर 16 जून 2009 में फर्स्ट ब्रिक समिट हुई, जिसमें ब्राजील की तरफ से लूला दा सिल्वा, रशिया की ओर से डिमित्री मेदवेदेव, भारत की तरफ से मनमोहन सिंह जी और चाइना की ओर से हू जिनताओ ने हिस्सा लिया। और 2010 में साउथ अफ्रीका वाज इनवाइटेड टू जॉइन द ग्रुप, लीडिंग टू द करंट एक्रोनिम ब्रिक्स। 13 साल बाद 2023 में ब्रिक्स ने फाइनली इस ग्रुप को एक्सपैंड किया बाय गिविंग मेंबरशिप टू द न्यू कंट्रीज, जिसमें थे इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको कभी कभी ब्रिक्स प्लस भी कहा गया। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसा मैंने कल कहा था, भारत ने ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का हमेशा से पूरी तरह समर्थन किया है। भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि कोई देश ब्रिक्स को ज्वाइन कैसे कर सकता है? तो इसका आंसर हुआ जब पांचों देशों के कंसेंसस अलाउ करेंगे तब, जिसका मतलब है पांचों कंट्रीज की सर्व सहमति से ही किसी नई कंट्री को ब्रिक्स की मेंबरशिप मिल सकती है। अब एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं पाकिस्तान की, जो चाइना को अपना सुख दर्द का साथी मानता है। अप्लाइड फॉर द मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स बट लेटर इट वॉज ब्लॉक्ड बाय 1 मेंबर, और हम सब जानते हैं कि वो कौन सा देश था। अब कुछ इकोनॉमिस्ट इसे G7, जो एक और ग्रुप है लेड बाय USA, से कंपेयर करते हैं, जो हमें 3 पैरामीटर्स देते हैं: लैंड एरिया, पॉपुलेशन एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज ग्रुप्स इन द वर्ल्ड्स GDP। बात करी जाए लैंड एरिया की, तो ब्रिक्स होल्ड्स अराउंड 27% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया, और वहीं G7 होल्ड्स ओनली 16%। नेक्स्ट है पॉपुलेशन, जिसमें ब्रिक्स होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और वहीं G7 सिर्फ 10%। लास्ट है GDP, in which BRICS contributes 30% और वहीं G7 countries contributes around 46%। अब बात करी जाए importance of BRICS in current geopolitics की, then it is an economic powerhouse, जिसका मतलब है कि BRICS nation collectively दुनिया के एक major economic output, trade और population को control करते हैं, जो इन्हें global economic affairs में एक major force बनाता है। Secondly, it is an alternative to Western institutions, जिसका मतलब है कि ब्रिक्स एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फ्रॉम वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक। लास्टली, इट इन्फ्लुएंसेस जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस, जिसका मतलब है कि ब्रिक्स देश, खासकर चाइना, रशिया और इंडिया, रीजनल और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में सिग्निफिकेंट रोल्स प्ले करते हैं। इन कंट्रीज का कोऑपरेशन ग्लोबल डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी डायनेमिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, व्हिच एस्टैब्लिश एंड काउंटर बैलेंस बिटवीन नोन ग्रुप्स लाइक NATO and G7। Now in the comment section, answer when is the next BRICS summit scheduled to be held. Till then, have a great day and yes, keep learning.